मुंबई का बाप कौन है, इसको तय करते करते संजय राउत सड़कों पर उतर आए हैं। वो कंफ्यूज हैं कि असली बाप कौन है। जरा खुद सुनिए। वोट मांगते हैं तो आपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते। बस ये समझ लीजिए कि बाप की इस लड़ाई में संजय राउत लाशें बिछाने को तैयार है। जरा उनकी आप भाषा सुनिए। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्याला डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। और ये लाशें कैसे बिछेंगी ये भी आप खुद उनकी जुबान से ही सुन ली। पार्टी का हाईजैक करने का कोशिश करेंगे तो तलवार को तलवार भिड़ेंगी, बंदूक को बंदूक भिड़ेंगी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। संजय राउत कभी गिड़गिड़ाते हैं, कभी मिन्नतें करते हैं, कभी किसी चीज की दुहाई देते हैं, तो कभी धमकाते हैं। ये उनका बहुत सारा चरित्र देखने को मिल रहा है और वो सब जानते हैं कि ये संजय राउत काफ़ी बड़बोले हैं और इसी बड़बोलेपन में वो अपने सारी बातों को बयान कर रहे हैं। लेकिन जब बात बाप बाप पर हो रही है तो ये जानना ज़रूरी है कि इस समय मुंबई का असली बाप कौन है, महाराष्ट्र का असली बाप कौन है। और ये जो बहस है ना, ये खुद संजय राउत ने ही इस बहस को छेड़ी है। और यकीन मानिए संजय राउत, उद्धव ठाकरे और शिवसेना को कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि मुंबई या महाराष्ट्र का असली बाप कौन है। और जितनी भी संवैधानिक शक्तियां हैं अब वो सक्रिय हो चुकी हैं और जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको नज़र भी आएंगी। मैं एक एक करके, जब वीडियो समाप्त होगा ना तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से संवैधानिक शक्तियां सक्रिय होकर अपना कार्य कर रही हैं। अब मैं इनके बारे में आपको आगे बताऊं, लेकिन उससे पहले ये बताता हूं कि जब संजय राउत बयान देते हैं, मुंह खोलते हैं, तो उसका असर क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। आपको एक मैं ट्वीट दिखाता हूं, इस ट्वीट को देखिए। इससे ये समझ में आएगा कि जब भी संजय राउत कुछ बोलते हैं तो उनके दो विधायक उनसे छिटक जाते हैं, उद्धव ठाकरे से दूर शिंदे गुट में चले जाते हैं। आप देखिए ना, और ये तो सच्चाई है जो घटनाक्रम घट रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार उन्होंने बाप बाप की बात छेड़ी है, तेरा बाप मेरा बाप। अब भाषा तो देखिए, मतलब इसके बारे में आप क्या कहें, मीडिया वाले पिता पिता करके चला रहे हैं, वो बोल बाप बाप रहे हैं। लेकिन जब बात बाप बाप की उठी है तो इस बार क्या हुआ आपको मैं रिपोर्ट दिखाता हूं। कमाल हो गया है। इस बार जो उनका आखिरी विधायक मंत्री पद पर था वो भी उन्हें छोड़कर चला गया है। और इस मंत्री का नाम जो है, आप देखिए, उदय सामंत। आप रिपोर्ट देखिए, उदय सामंत उनके आखिरी मंत्री थे, जो जनप्रतिनिधि थे, जो विधायक थे, जिन्हें जनता ने चुना था, वो भी उनको छोड़कर चले गए हैं, उद्धव ठाकरे से अलग हो गए हैं। और अब आप मैंने आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में आदित्य ठाकरे यानी उनका बेटा इकलौता मंत्री बचा है, जिन्हें जनता ने चुना है, विधानसभा में भेजा है। यानी उनके सारे के सारे मंत्री, 9 मंत्री चले गए हैं। और आप ये रिपोर्ट में देखते भी चले जाइएगा। वैसे एक आध मंत्री ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जो विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन सोचिए कि जनता से उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना किस प्रकार से कट चुकी है कि अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ बाप बेटा ही बचा है। बात बाप से शुरू हुई थी और परिणाम क्या आ रहा है आप देखिए। संजय राउत ने दरअसल बाप का नाम लेकर न केवल बाला साहेब ठाकरे का अपमान किया है, बल्कि उनकी विरासत को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया, सीमित करने का काम किया है। क्योंकि आपको याद होगा कि बाला साहेब ठाकरे तो खुद को हिंदुत्व का बाप मानते थे, कर्ता धर्ता मानते थे, गार्जियन मानते थे। लेकिन संजय राउत ने, जो उद्धव ठाकरे की शह पर इतना बोल रहे हैं, उन्होंने तो उसे उद्धव ठाकरे तक ही सीमित कर दिया। मतलब आप सोचिए, जिनका कद इतना बड़ा है, पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है, हर इंसान उस पर गर्व करता है, आप उसे एक परिवार तक आपने सीमित कर दिया। वैसे बाप की कहानी में अब असली मोड़ अब आया है। धमकी, ललकार, तोड़फोड़, दंगा फसाद, अब सब कुछ तो देख ही चुके हैं। अब
संजय राउत को अपने काले कारनामों का हिसाब ईडी के दफ्तर में देना पड़ेगा। चलो बुलावा आया है, ईडी ने बुलाया है, संजय राउत को अब जाना पड़ेगा। और जो आप देखिए, आप रिपोर्ट भी देख लीजिएगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है, मतलब लैंड स्कैम, ज़मीन घोटाले का मामला है, संजय राउत को वहाँ हिसाब देना है। अब आप समझिए कि संजय राउत पर तो संवैधानिक शक्तियाँ काम करने लगी हैं, शुरू हो गया है, कल ही उन्हें जाना है। लेकिन मुंबई की सड़कों पर भी संवैधानिक शक्तियाँ सक्रिय हो गई हैं। एक एक करके मैं आपको कुछ रिपोर्ट दिखाता हूँ। जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, वो दोबारा अस्पताल से राजभवन पहुँच चुके हैं और राजभवन पहुँचते ही उन्होंने महाराष्ट्र के हालात को तो देखा ही उन्होंने कि क्या हालात है, किस प्रकार से गुंडागर्दी चल रही है। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वही खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। तो उन्होंने सीधे महाराष्ट्र के डीजीपी को पत्र लिखा है। और डीजीपी को पत्र में क्या लिखा आप देखिए, पुलिस महानिदेशक को आप रिपोर्ट देखिए, उसमें शिंदे खेमे के विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है कि उनको खतरा है, आप उनको सुरक्षा दीजिए। और जो डीजीपी को पत्र लिखा है ना, वही पत्र उन्होंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी भेजा है और ये राज्यपाल ने उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि भैया पुलिस से क्या होगा, पुलिस तो पहले भी थी अब भी है। तो अब मुंबई पुलिस महाराष्ट्र की पुलिस पर देखिए कोई सवाल उठाना उचित नहीं है, लेकिन क्या है कि संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, जो मुख्यमंत्री है, अब वही जब अराजक हो गए हैं तो पुलिस क्या करेगी। और राज्यपाल को भी ये पता है। आप देखिए ना, आप कुछ फोटो दिखा रहा हूँ, मुंबई में तो धारा 144 लगी है, लेकिन शिवसेना के विधायक जो कार्यकर्ता हैं बाइक रैली निकाल रहे हैं, ये है धारा 144। तो ये तो राज्यपाल को भी पता है ना। अब वो एक कदम आगे बढ़ गए। भगत सिंह कोश्यारी ने भारत के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है और आगाह किया है और उन्हें सतर्क किया है कि आप सेंट्रल फोर्सेस को भी महाराष्ट्र में, मुंबई में सतर्क रखिए और कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। आप रिपोर्ट देखिए, केंद्रीय सुरक्षा बल तैयार रखो। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने गृह सचिव अजय भल्ला को लिखा पत्र। आप रिपोर्ट देखते चले जाइए। और राज्यपाल कोश्यारी की सिफारिश पर भारत सरकार सक्रिय हो गई है और नवी मुंबई में जो तलोजा बेस है ना, वहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो पहुँच भी गए हैं, वो पहुँच गई हैं वहाँ पे और पूरी तैयारी कर ली गई है। और आप रिपोर्ट का हिस्सा देखते चले जाइएगा। सेंट्रल फोर्सेस हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट देयर बेस एट तलोजा इन नवी मुंबई। अब आप बागी विधायकों पर आइए। ये तो मुंबई और महाराष्ट्र की स्थिति है। जो बागी विधायक है, जिनके ऊपर गुंडागर्दी की जा रही थी, उन्हें धमकाया जा रहा था और तमाम चीज़ें हो रही थी, वहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस ने एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े जो विधायक हैं उनको Y+ की कैटेगरी सुरक्षा दी है। मतलब अब वो भी पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हैं। ये पूरी परिस्थितियाँ आप देखते चले जाइए और आगे की कार्रवाई को, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और बाप वाला हिस्सा भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वहीं से तो कहानी बढ़ रही है। और Y कैटेगरी में अब ये सुरक्षा क्या है ये भी समझ लीजिए। Y कैटेगरी में 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं सेंट्रल फोर्सेस के, और इसमें 1 या 2 कमांडो और 2 PCO वाहन भी होते हैं। लेकिन जब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है तो उसमें 11 सुरक्षा कर्मियों के अलावा एस्कॉर्ट वाहन भी रहता है। एक गार्ड कमांडर और 4 गार्ड आवास पर भी तैनात होते हैं। अब ये सारे सेंट्रल फोर्सेस हैं। अब ये तब का हाल है जब मुंबई की पुलिस भी अलर्ट हो चुकी है, जब भाई राज्यपाल एक्टिव हो गए। अब तो वो राजभवन में, वो देख रहे हैं सारी स्थितियों को। डीजीपी को खत लिखा तो मुंबई पुलिस को भी अलर्ट पर कर दिया गया और आ चुकी है। अब ये सारी परिस्थितियां मैंने आपको दिखा दी। अब एक बार फिर से आपको मैं संजय राउत की याद दिलाना चाहता हूँ। याद है ना उनके सारे बयान? एक बार आप जरा फास्ट फॉरवर्ड में ही देख लीजिए, ताकि रिकॉल भी तो होता रहे कि क्या था, क्या हो गया। जरा देखिए। शिवसेना के बाप, हमारे बाप, तलवार को तलवार भिड़ेंगी। पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। और साथियों, आखिर में सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है। अब तो संवैधानिक शक्तियां सारी सक्रिय हो गई ना।
अभी तो सारी चीज़ें एक एक करके आ रही है, वो कोर्ट में भी जाएंगे और कोर्ट में भी फिर सुप्रीम कोर्ट, तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में मामला चला ही गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सुनवाई शुरू हो चुकी है और ये चीज़ें अभी आगे बढ़ेंगी। और मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि किस प्रकार से जो महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं वो एक तरफा फैसला कर रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए और इस पर ही इन्हीं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। कुछ विधायक अलग अलग मुद्दों को लेकर गए हैं, बट सारे मुद्दे तो एक ही हैं, उन्हीं बागी विधायकों से जुड़े हैं और शिवसेना की गुंडागर्दी से जुड़ी हुई है। और अब जाकर ये पता चला है आज कि शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में भी और राज्यपाल के आगे भी ये कह दिया है कि मैंने उद्धव ठाकरे सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। यानी अब उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अब एनसीपी कांग्रेस कुछ भी कर ले कोई फायदा नहीं है। शिवसेना के 55 विधायकों में से 39 विधायक तो शिंदे ग्रुप के साथ जा चुके हैं, वो अलग गुट बना चुके हैं। यानी उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। राज्यपाल के पास जाने की तैयारी में शिंदे गुट, तैयारी उनकी पूरी। सुप्रीम कोर्ट से उनको अब 11 जुलाई तक की मोहलत भी मिल गई है। अब मैं आपको चलते चलते एक दिलचस्प चीज दिखाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की पैरवी कौन कर रहा है? उन्हें डिफेंड कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। और अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी पार्टी खुद शिवसेना और हिंदुत्व के खिलाफ कितनी गालियां दे चुकी हैं, किस प्रकार से कोस चुकी हैं, निशाना साध चुकी हैं, ये किसी से छिपा है क्या? अब जब अभिषेक मनु सिंघवी उन्हें डिफेंड कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूं। उनके पुराने ट्वीट्स आप देखिए, उन ट्वीट्स में उन्होंने कितनी गालियां दी हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब मैं ये देख रहा था ना, तो अभिषेक मनु सिंघवी डिलीट कर चुके हैं। अब कुछ लिंक तो बचे हैं मेरे पास, आप देखिए ये ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें क्या लिखा हुआ देखिए। दिस पेज डजंट एग्जिस्ट, ट्राई सर्चिंग फॉर समथिंग एल्स। है ही नहीं कुछ, डिलीट कर दिया अभिषेक मनु सिंघवी ने। उनको शर्म आ गई होगी कि जिस आदमी पर, जिस पार्टी पर मैं इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूं, अब उसी को डिफेंड करना पड़ रहा है। डबल स्टैंडर्ड है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने तो डिलीट कर दिया, लेकिन मैं आपके लिए संभाल के रखा हूँ स्क्रीनशॉट से। आप देखिए स्क्रीनशॉट, ये उन्हीं का 2014 का ट्वीट है जो डिलीट किया उन्होंने। क्या लिख रहे हैं? शिवसेना को बेशर्म सेना, शेमलेस सेना, ये बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, आज डिफेंड कर रहे हैं। कुछ और ट्वीट्स आपको दिखाता हूं, देखिए किस प्रकार से गालियां दी जा रही है। आप देखिए और आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस प्रकार से ये लोग काम करते हैं। सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ये कहां तक गिर सकते हैं, ये समझना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें डर, भय, तमाम चीज़ें पैदा करती हैं, क्लाइमेक्स पैदा करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो सच्चाई है उससे आप विमुख नहीं हो सकते कि जो व्यक्ति कल तक उसे गाली दे रहा था आज उसे ही डिफेंड कर रहा है। साथियों, अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस का यही डबल स्टैंडर्ड आज उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना की पहचान बन गई है। जिस हिंदुत्व के सम्मान के लिए मोदी के सहारे उद्धव ठाकरे ने सत्ता पाई थी, उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हिंदुत्व का अपमान किया और प्रधानमंत्री मोदी का भी साथ छोड़ दिया, उन्हें धोखा दे दिया। लेकिन आज इसी धोखेबाजी के कारण उद्धव ठाकरे को उनके सारे साथी एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। और याद रखिए कि शतरंज की बिसात पर इसी धोखेबाजी के कारण ठाकरे परिवार का ये वारिस आज अकेला खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।